बीजेपी जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन में है, मगर एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। सीट्स पिछली बार से ज्यादा हैं, मगर हैं विपक्ष में। पिछली बार सीटें कम थी मगर सरकार में थी, तो स्ट्रेटजीज भी बदलती हैं। और ये समय ऐसा है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, स्टेटहुड वापस करना है केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार के यानी कि होम मिनिस्ट्री के नुमाइंदे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ज्यादा पावर उनके हाथ में है। चीफ मिनिस्टर तो बन चुके हैं मगर उतनी पावर्स है नहीं, तो ऐसे में बहुत सारी चीजों की कंफ्यूजन है। बीजेपी खुद को कैसे आगे बढ़ाना चाहती है, और जो कुछ असेंबली में हुआ क्या वो सारा एक प्लानिंग थी या फिर सडनली हो गया, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी और साथ ही साथ रामगढ़ से विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल। मन्याल साहब पहले विधायक भी रहे हैं और कुछ देर के लिए हेल्थ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर भी रहे हैं। तो ओवरऑल बात करेंगे सारे मुद्दों पर कि आखिर इस समय जो चर्चाओं का बाजार गर्म है उसमें कितनी ज्यादा असलियत है, कितनी ज्यादा सच्चाई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो शुरुआत इसी से करते हैं कि आपको मुबारक है, रामगढ़ से आपने चुनाव जीता। पिछली बार आप सांबा से विधायक बने, फिर मंत्री भी कुछ दिन के लिए रहे, तो आपके समझ लीजिए 3 चीजों में आपने काम किया। पिछली बार विधायक थे और सरकार अपनी थी, फिर कुछ देर के लिए मंत्री भी बनने का मौका मिला, और इस बार विधायक बने हैं नई कॉन्स्टिट्यूंसी से मगर हैं विपक्ष में। तो नई कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने का कुछ बिल्कुल नयापन है या सांबा जैसा ही माहौल है? धन्यवाद दीपू जी। सबसे पहले तो आपने यहाँ आज बुलाया अपने चैनल पे, उसके लिए धन्यवाद। और यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, सांबा मेरा पैतृक जिला है और सांबा में मेरी पैदाइश हुई है, मैं वहीं पला बड़ा हूँ। मेरी इनिशियल क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन है वही वहाँ पर हुई और सांबा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही। उससे पहले मेरे पिताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही और सांबा जिला के अंदर ही अभी डिलिमिटेशन में हमारी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हुई, बीजेपुर, सांबा और हीरानगर से कुछ एरिया निकाल के। तो सांबा के अंदर काम भी किया है। काफ़ी सारा हिस्सा जो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी का था वो इसके अंदर रामगढ़ में आ गया, रामगढ़ में है। कुछ पार्ट विजयपुर से, कुछ पार्ट हीरानगर से लेके तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। कोई ज़्यादा उसमें कोई फर्क नहीं लग रहा मुझे, ना तो मेरे लोग हैं, हमारे लोग हैं, सांबा जिला के लोग हैं। और जितना मजा काम करने का सांबा में रहा उतना ही यहाँ रामगढ़ में भी काम करने का मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीइंग ए प्रोफेशनल, क्योंकि मैं एक डॉक्टर होने के नाते बिल्कुल उस एरिया में काफी रहे, उस एरिया में मैंने कोई काम किया हुआ तो लोगों से पहचान भी है, इसलिए कोई ज्यादा कुछ अलग नहीं है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पहले फिर अब की असेंबली की भी बात करेंगे। आप जब चुनाव लड़े आपने 2014 के, तो उससे पहले आप पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे क्योंकि सरकारी नौकरी कर रहे थे, डॉक्टर थे। तो अचानक से मन कैसे बनाया? बीजेपी का ऑफर आया था, खुद का मूड था कि पॉलिटिक्स में आना है? कि मेरे पिताजी ने, जैसे मैंने कहा, 2002 में 2008 में उन्होंने चुनाव लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट, तो ही वाज वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। तो 2010 में ड्यूटी इनलेस उनकी जाने के बाद एक जो वर्कर्स थे हमारे ग्राउंड लेवल पे पार्टी के, उनकी तरफ से बार बार एक प्रेशर रहता था कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमें हमारे काम नहीं होते हैं, कुछ तरह की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं लोगों को। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ एक बहुत बड़ा वर्ग है, एससी वर्ग है, जिसको काफ़ी बाकी पार्टियों ने काफ़ी उसको इग्नोर किया गया। भारतीय जनता पार्टी तो कोई पावर में आई नहीं, हमेशा कांग्रेस या बीएसपी और एनसी वाले लोग वहाँ रहे। तो वो कहीं ना कहीं लोगों पे ही परेशान थे कि हमें आपके पिताजी के जाने के बाद वहाँ कोई देखने वाला है नहीं, वो प्रेशर था। उसके बाद जब मोदी जी जीत कर आए, वो प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद बीजेपी की तरफ से ऑफर आया कि पारिवारिक हिस्ट्री है, आपके पापा रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो अगर आप मन बनाओ तो हम आपको यहाँ से चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन मेरी नौकरी 15 साल उसमें थी, काफी नौकरी, बहुत डिफिकल्ट एक डिसीजन था। लेकिन अब क्योंकि माता पिता दोनों मेरे गुजर चुके थे तो घर में बड़ा मैं ही था जी। मुश्किल डिसीजन था, लेकिन अपने लोगों को देखते हुए और मन में एक शुरू से था, क्योंकि जब पिताजी ने 2 बार चुनाव लड़ा तो मैं थोड़ा बहुत काम करता था मैं चुनाव में, तो लोगों से कांटेक्ट भी था। तो उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफें देख के मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं उनको एक नुमाइंदे की जरूरत है, एक कैंडिडेट की जरूरत है जो उनके लिए बात करे। वो सब चीजें देखते हुए परिवार से बैठ के सलाह करने के बाद फिर मैंने एनसी ने ऑफर नहीं किया उस समय आपको, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो सरकार भी थी, पिछली सरकार की बात है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी हमारे कांटेक्ट में थे, लेकिन देखिए अब वो मेरे पिताजी उस पार्टी में थे। मैं नेता का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ें, लेकिन मैं उनका आभारी हूँ। आज मैं उनका कैमरा ये बात कहता हूँ, जब
भारतीय जनता पार्टी सेंटर में पावर में आई और मोदी जी जीते, उन्हीं नेता ने मुझे बुला के कहा कि डॉक्टर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो सकता है हम आप ना जीत पाए, आज बीजेपी का माहौल है, आप भारतीय जनता पार्टी में जाएं। क्योंकि मैं एक मुलाजिम था, मेरी जी। कोई पार्टी नहीं थी, जी। तो मैंने एक पहली बार जाके की पार्टी ज्वाइन करनी थी, चुनाव लड़ना था, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए डिसाइड करना था। डिसाइड करना था। 15 साल की नौकरी भी थी, तो छोड़ रहा था। तो उन्होंने, उस बुजुर्ग नेता ने मुझे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दीपक जी मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने ऑन कैमरा अच्छा। कभी ये बात नहीं कही। तो आज उन्होंने, आज वो लीडर हैं, कभी जी मिलते हैं? आज भी है, एनसी में ही है? एनसी में है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। अच्छा। एंड आई एम थैंकफुल टू हिम, आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे सही टाइम पे सही एक सलाह दी। क्योंकि पॉलिटिकल बड़े पुराने नेता हैं, तो जी। उनके भी दोस्त हैं, बीजेपी में उनके मित्र हैं, तो उनके माध्यम से फिर मैं भारतीय अच्छा, जनता पार्टियों में चाहे जैसे आपके फादर साहब एनसी में थे, दूसरी पार्टियों में रिलेशन तो रहते हैं अंदर अंदर से, पार्टी, बिल्कुल अंदर से है भी ना? बाहर से भी रहते हैं बाहर से रिलेशन। रहते हम असेंबली में भी जब आप बेशक धक्का मुक्की होती है, लेकिन कैंटीन में चाय तो सब लोग एक ही कैंटीन में हैं। बैठ के आपके पीते भी हैं। एनसी में दोस्त हैं? बिल्कुल दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, बातचीत हमारे होती दोस्त है? हैं, बातचीत होती है उनसे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस कोई रहते ऐसे कोई पर्सनल कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी जो है वो पॉलिटिकल है, वो आइडियोलॉजिकल, उनकी अपनी आइडियोलॉजी हैं। है। अच्छा, आप सांबा से चुनाव लड़े उस समय, आप तो पहली पार्टी चुननी थी तो आपने बीजेपी चुना, उसके बाद अब आप रामगढ़ से लड़े हैं और सलाथिया साहब सांबा चले गए, सलाथिया साहब भी एनसी में आए थे, तो जो एनसी का कोर वर्कर था वो आप लोगों की तरफ शिफ्ट हुआ या वो अलग हो गया आपसे? रामगढ़ में तो लगभग 100%। अच्छा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर कार्यकर्ता जो वो बीजेपी से जुड़ गया? वो बीजेपी से जुड़ गया है, और मतलब प्राउडली आई कैन से कि उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प भी की, और कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था बीजेपुर में, वो बीजेपुर उसके आसपास के इलाके में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट रामगढ़ से ही निकलता था। अच्छा। तो हाँ, वो बिल्कुल। ज़्यादातर हिस्सा जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसमें था, वो वोट मुझे आया, वो कार्यकर्ता उन्होंने मेरे लिए काम भी किया, और सभी जो जिन नेताओं के हम नाम ले रहे हैं उनका भी आशीर्वाद रहा वहाँ पे। चंद्र भाई गंगा जी मिनिस्टर रहे, साथी साहब मिनिस्टर रहे, तो उनके भी, उनकी सपोर्ट भी रही, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से साथी साहब लड़ रहे थे, तो वहाँ पे मेरे लोग थे, उन्होंने उनकी हेल्प की। और वहाँ तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, थोड़े बहुत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, साथी जी से चलते थे, वो भी मिलके वहाँ एक अच्छी लीड से साथी साहब जी थे, और रामगढ़ में डॉक्टर साहब 2014 की पहले बात करते हैं, आप 14 में जीत कर आए, पहली बार एमएलए बने थे और सीधे ही बीजेपी पीडीपी की सरकार बन गई, तो आप सरकार की तरफ से एमएलए हो गए। उसके बाद महबूबा मुफ्ती एक पुरानी पॉलिटिशियन थी, डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, करीबन 2.5-3 साल आप उनके साथ सरकार की तरफ से एमएलए के रूप में बैठे। कैसी सरकार थी वो अंदर से? एज ए एमएलए आप कैसे कहते थे, मतलब आपका आपको कभी जो काम होते थे, क्या पीडीपी के मंत्री बीजेपी के एमएलए के काम करते थे, या वो सरकार अच्छी चली, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, जब सरकार बनी थी तो आपको भी याद होगा, लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लिया था पहले, दोनों हाँ, दोनों गठजोड़ को पार्टियों ने, बिल्कुल। क्योंकि आइडियोलॉजिकली पीडीपी बिल्कुल डिफरेंट है बीजेपी से, उनकी नॉर्थ अपनी पोल साउथ ideology है। पोल बोल दिया था मुफ्ती साहब बिल्कुल ने। बिल्कुल नॉट बिल्कुल, लेकिन मैं आई अप्रिशिएट मुफ्ती साहब, महरूम मुफ्ती साहब, उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी लीडरशिप को। उन्होंने मैंडेट की बात की थी, जब भी उन्होंने कहा कि बीजेपी को जम्मू से मैंडेट मिला है और पीडीपी पीडीपी को कश्मीर से, तो दोनों खितों को अगर हमने चलाना है, हमने जम्मू कश्मीर में काम करना है। एक बात ये, दूसरी ये थी कि आइडियोलॉजिकली हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन लोगों के हित के लिए, लोगों के भलाई के लिए हम अपने जो आइडियोलॉजिकल हमारी बातें हैं, जैसे उसमें तुम्हारा 370 का था, जो बात हम करते थे, मेन मुद्दा वही था 370 का जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल। तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप जब तक हम अलायंस में रहेंगे तो इस पे बात नहीं करेंगे, हम जो ऑटोनॉमी की जहाँ वो बात करते थे, सेल्फ रूल की बात करते थे, हम उस पर बात नहीं करेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम एक अलायंस में सरकार चलाएंगे, और उसमें एक एजेंडा ऑफ अलायंस भी बना था, उसके बाहर हम नहीं जाएंगे, इस पे सहमति हुई थी, और लगभग 3 महीने का समय लगा था। वो सब वर्कआउट करने के बाद सरकार बनी थी, और इसमें कोई शक नहीं है, सरकार ने काम किए, अच्छे काम किए, चाहे हमारे डिप्टी सीएम थे, उनके सीएम थे, इवन जब महबूबा मुफ्ती से हम मिलते थे एज एमएलए, तो वो अलायंस पार्टनर के नाते वो काम भी हमारे होते थे। हमारे मंत्री भी जो है वो पीडीपी के एमएलए के काम करते थे। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, उस वक्त हम सरकार में थे, तो नेचुरली हमने एक दूसरे के काम तो करने ही थे। लेकिन बाद में जब कहीं ना कहीं उस एजेंडा से पीडीपी बाहर गई,
तो मजबूरन हमें सरकार से बाहर आना पड़ा। आज वो बहुत सारे कमेंट भी करती हैं महबूबा मुफ्ती बीजेपी पे, बीजेपी की लीडरशिप पे 370 की बात करती हैं। उस समय भी हार्डलाइनर थी तो वो अंदर से, मगर कभी ऊपर से, कभी बैठक में, कभी ऐसी बातें होती थी। जब तक सरकार में थे ऐसी कोई बात, मैंने कहा कि एजेंडा ऑफ अलायंस में सबसे बड़ा बहुत क्लियर था कि वो सेल्फ रूल की बात नहीं करेंगे, हम 370 की बात फादर टाइम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैंडेट नहीं था, हमारे पास संख्या नहीं थी एमएलए की कि हम अपनी सरकार बना सकें। जैसे आज जो 42 एनसी के मेंबर्स लेके आज तो उन्होंने सारी उनको अब समझ लीजिए पावर वहीं से उनके मैंडेट पास है मिला है, जी। और तो मैंडेट भी इसलिए वहीं से मिला जी हाँ, कश्मीर तो से। इसलिए वो उस वक्त हम लोग 25 थे, हाँ, उस समय 25 बराबर एमएलए थे, था। हमारे मैंडेट नहीं था, हम लोग ऑलमोस्ट बराबर थे। तो ना उन्होंने अपनी बात की रखी आइडियोलॉजिकल, ना हमने रखी। इट वाज प्योरली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि आपने हमें मैंडेट दिया है तो हम सरकार में रह के आपके काम आपका शायद 49 डेज का टेन्योर रहा था एज ए मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, जी। है 54 ना, डेज 54 डेज का। जी, वो टेन्योर कैसा रहा? बहुत बढ़िया। हम्म। बढ़िया इसलिए रहा बहुत कि कम समय बीइंग था, मगर जी, क्या काम किया? मैं डॉक्टर मेरा थे खुद प्रोफेशन भी, है, हाँ। तो उस नाते मुझे कोई ज़्यादा समय नहीं लगा डिपार्टमेंट को संभालने में, चलाने जी। में। और मुझे अभी भी याद है कि लगभग 23 से 24 दिन में मैं आदरणीय हमारे जेपी नड्डा जी उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, आज भी जी हेल्थ मिनिस्टर हैं। वही है जी। तो मेरे जब मैं मिनिस्टर था वो भी मिनिस्टर थे, मैं उनको 24 दिन में लगभग 3 बार मेरी मीटिंग हुई उनसे। अच्छा। और जब मैं तीसरी बार उनसे मिलने गया तो उन्होंने मेरी पीठ पे हाथ रख के कहा कि बेटा यू आर द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर जो एक 20-22 दिन में मुझे 3 बार मिलने आया है। हम्म। तो मुझे वो देवेंद्र के नाम से बुलाते हैं, अच्छा। मेरा माई सर ने भी मनियाल, हाँ। लेकिन वो देवेंद्र जी से कहते हैं मुझे। जी। देवेंद्र तू पहला हेल्थ मिनिस्टर है किसी भी स्टेट का जो मुझे 20-22 दिन में तीसरी बार मिलने आया है, हम्म। और आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आप जो काम कर रहे हो। मैं दीपू जी मैं फ्लॉन्ट नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन ये कि जो प्रोजेक्ट्स उस वक्त मैंने जी। जम्मू कश्मीर के बनाए थे, आप यू वोंट बिलीव वो अभी भी चल रहे हैं। अच्छा। उनका पैसा मैंने सेंक्शन कराया था, आप जीएमसी जाइए, 2 प्रोजेक्ट्स पे अभी वो काम चल रहा है। क्या प्रोजेक्ट्स थे प्रोजेक्ट, डॉक्टर साहब वो? एक सीवरेज ड्रेनेज का प्रोजेक्ट था। ठीक। जीएमसी की पूरी बिल्डिंग के सीवरेज की इतनी बुरी हालत थी कि व्हेन आई फर्स्ट टाइम विजिटेड डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, वी कुडंट स्टैंड देयर फॉर ए मिनट, अच्छा। इतनी वहाँ स्मेल थी इतना। तो दे ब्रॉट इनटू माय नोटिस कि ये सारा सिस्टम ही खराब है, ये रेडियोलॉजी का बात नहीं है, पूरे सिस्टम को। तब हमने लगभग 19 करोड़ का एक अच्छा। प्रोजेक्ट बनाया था। एंड उसके लिए बॉम्बे की मैंने एक कंपनी हायर की, समबडी सजेस्टेड मी कि बॉम्बे की कंपनी है वो अच्छा काम करती है। दे प्रिपेयर्ड दैट डीपीआर इन 7 days। अच्छा। जीएमसी में रहे, मैंने उनका यहाँ रहने का, हम्म। खाने पीने का, टू एंड फ्रो बाई ईयर सारा गवर्नमेंट ने उसको जो है उसका पेयर किया एक्सपेंसेस। ठीक। एंड दे प्रिपेयर्ड दैट डीपीआर इन 7 days एंड वी गॉट दैट मनी सैंक्शन फ्रॉम द सेंटर। तो अभी उसका लास्ट स्टेज में काम चल रहा है वो। तो पूरे जीएमसी का सीवरेज सिस्टम जो है, जो मुझे फीडबैक थी कि अगले लगभग 30-40 साल तक अब उसमें दिक्कत नहीं जरूरत नहीं आएगी। है। अच्छा सर, ओवरऑल हेल्थ की हालत तो खराब है जम्मू कश्मीर में। हॉस्पिटल्स में देखें, आपको तो बहुत कम समय मिला, तो ये कह नहीं सकते कि आपने कुछ क्या काम किया। आपने बता दिए 2-3 प्रोजेक्ट किए, मगर आप मानते हैं कि बहुत सुधार की जरूरत है हेल्थ डिपार्टमेंट में? मैं हालत खराब नहीं कहूँगा, हम्म। स्टाफ की कमी की वजह से और डॉक्टर्स की कमी की वजह से रूरल एरिया में जो है वो हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर की सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। अदरवाइज अगर आप देखें, आप किसी भी गांव में जाइए, वहाँ पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है हर गांव में, जहाँ पे हमारे 4 मुलाजिम हैं, बट नो डॉक्टर इज पोस्टेड देयर। दो हमने कोशिश की थी एमएलएचपी के रूप में एक बीएमएस डॉक्टर जाए, लेकिन हर उसमें हमने थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा उसका दायरा बढ़ा दिया कि हम्म। उसमें सीएचओ भी लग सकते हैं, उसमें जो बीएससी नर्सिंग है वो भी आ सकता है, बीएएमएस बीएचएमएस भी आ सकते हैं। वो दायरा बढ़ाने से क्या हुआ कि उसमें हर सेंटर में कहीं नर्स है, स्टाफ नर्स है, कहीं बीएससी नर्सिंग वाली, कहीं जीएनएम है, कहीं बीए, लेकिन डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल इन ऑल द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। गवर्नमेंट का यही एक प्रपोजल था कि हर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टरों की कमी है यहाँ। बीएएमएस डॉक्टर है जो कम से कम वो मिले। एमबीबीएस डॉक्टर हमारे कम है हमारे पास, वो कमी आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जितना स्टाफ है उससे चल रहा है। बट स्टिल अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे आप कह रहे हैं, थोड़ी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। 5 साल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार का कामकाज किस तरह देखते हैं आप, एज ए बीजेपी जनरल सेक्रेटरी भी, एज ए एमएलए भी? एलजी साहब ने कोशिश की है काम करने की, और काफ़ी सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जम्मू वालों को थोड़ा सा ये कहूँगा उनको थोड़ा मलाल रहा कि आज भी कहते हैं लोग कि कश्मीर में काम ज्यादा हुआ। कश्मीर में ज़्यादा काम हुआ, जम्मू में काम नहीं हुआ। खास करके अगर अगर आप टूरिज्म को देखें तो आज भी हमारा चाहे सुरिंसर है, मानसर है,
हमारा शुद्ध महादेव है, हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चिची माता है, हमारा चामलियाल है, गोरन बाबा है, सुकराला माता है, उतना फ्लो नहीं है टूरिस्ट का। अगर आप रिलीजियस टूरिज्म को देखें तो वैष्णो देवी जो बंदा आ रहा है, ही डजंट हैव द नॉलेज कि यहाँ पे चिची माता है, यहाँ पे सुकराला माता भी है, यहाँ पे प्रमंडल में आप शंभू हैं जो बिल्कुल, पानी के इतने अंदर है, पुरानी, इतनी मशहूर एक जगह है सर। हजारों साल पुराना ऐतिहासिक बिल्कुल, मंदिर वहां पे है। बिल्कुल। वो चीजें कहीं ना कहीं लोगों को लगती है कि एटलीस्ट गवर्नर रूल में, क्योंकि लोगों को ये रहता है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की बिल्कुल। एलजी है, वो ओवरऑल अगर आप देखें, चाहे सड़कों की बात है, ब्रिजेस की बात है, डिग्री कॉलेज आया, आईआईटी आया आपका, बाकी सारी चीजें जो है ठीक है, वो बराबर रहा जहाँ जम्मू में है, एलजी साहब तक कश्मीर में। प्रॉपरली आप कन्वे नहीं कर पाए ये सारी चीजें। बीजेपी, आप मतलब जब मैं कह रहा हूँ तो बीजेपी आप कन्वे नहीं कर पाए एलजी साहब को, या फिर एलजी साहब को ऊपर से था डायरेक्शन कि कश्मीर में ज्यादा काम करना है, कुछ ऐसा तो नहीं था? आई डोंट थिंक ऐसी कोई डायरेक्शन होती होगी, लेकिन हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटी रही होगी कि इतना काम जम्मू करना है, इतना कश्मीर करना है। लेकिन कश्मीर का ऐसा था कि वहाँ ऑलरेडी चीजें बनी हुई थी। आज भी आप जाए तो देखिए, क्या है गुलमर्ग है, चाहे जबकि पहलगाम है, बीजेपी को तो सारी सीटें जम्मू से मिली। जम्मू से मिली था। तो आप अभी करेंगे काम, जी। ऐसा नहीं है। अब जो नई नई सरकार बेशक नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जम्मू में तो भी एक भारतीय जनता महीना हो पार्टी गया सरकार बने हुए, किस तरह देख रहे हैं सरकार को अभी तक आप? सरकार अपना काम करने की कोशिश कर रही है। हम तो वही विश उमर साहब ऑल द बेस्ट कि अच्छा काम कोशिश करें, कर रही है यंग पर है। हो नहीं पा रही कोशिश। चलिए देखिए, अभी तो एक महीने में तो आप you ऐसा can't तो judge। ऐसा तो नहीं है कि पावर्स नहीं है उमर अब्दुल्ला के पास, चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स ही कम है तो इसलिए नहीं कर पा रहे? देखिए, अगर आपने जनता के काम करने हैं, आपके हम्म। पास कमिश्नर सेक्रेटरी, आपके पास डिपार्टमेंट, आपके मंत्री हैं, आपने जनता के जो काम करने हैं उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए। सेंटर आपको फंडिंग दे रहा है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जितना पैसा आया उसमें कोई कमी तो आ नहीं सकती। जी। अगर उस समय में इतना पैसा आके टूरिज्म बढ़ा है, G20 हुआ है, बड़े बड़े काम हुए हैं, तो मोदी जी का मुझे नहीं लगता कि ऐसा बायस रहेगा कि अगर उमर जी यहाँ उमरदुल्ला जी बने हैं ऑनरेबल हमारे सीएम, तो फंडिंग नहीं करेंगे। पैसा चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड पर रहकर जो हवाई बातें हमारे मिनिस्टर भी कर रहे हैं, हवाई बातें करने के बजाय ग्राउंड पे रह के रियलिटी में जाके लोगों के काम करें। और प्रायोरिटी होनी चाहिए कि क्या काम हमने करना है, क्या काम अभी करना है, कौन से काम बाद में करने हैं। असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ डॉक्टर साहब, उसको कैसे देखते हैं आपकी एकदम मार्शल आउट कर करके बीजेपी के विधायकों को बाहर, आप भी बीच में थे, फिर बाहर आप लोगों ने असेंबली लगाई, और बाद में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री और उनके एमएलए कह रहे हैं कि रेजोल्यूशन तो 370 पे था ही नहीं, वो तो स्पेशल स्टेटस पे था। कांग्रेस ने भी बोल दिया। देखिए, उसको आप बैकडोर एंट्री कहें, जैसे भी कहें इसको, जब उन्होंने ये लाया रेजोल्यूशन, तो उस पर जब हमने बात करना शुरू की, हमने सबसे बड़ी बात ये थी कि उस असेंबली में स्पीकर के पास ये राइट नहीं था कि वो उस वक्त उसको एडमिट कराते किसी भी कानून के तहत। अब मैं उसमें लीगलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो हमने बाद में बात की, अपने जो लीगल लुमिनरी हमने बात की कि स्पीकर उसको एडमिट नहीं करा सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा राज्यसभा में पास होके सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर मोहर लगा दी है। असेंबली आज लोकसभा और राज्यसभा से बड़ी नहीं है, जी। तो उस नाते वो रेजोल्यूशन नहीं आना चाहिए था। हम उस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये आपने क्यों लाया। वो बात इस पे ले गए कि ये 370 नहीं है, 370 नहीं है, वो तो बात की बात है कि आपने मतलब आप कह रहे 370 थे कि लिखा कि स्पेशल स्टेटस का भी नहीं आना चाहिए था? वो रेजोल्यूशन आ ही नहीं सकता आ था, ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता था। अच्छा। स्पेशल स्टेटस मीन्स 370। हम्म। 370 में आपको क्या था? 370 में 371 भी तो हो सकता है स्पेशल स्टेटस। 370 में जो चीजें उन्होंने मांगी थी वही स्पेशल स्टेटस अगला लिखे। आज उस वक्त उन्होंने कहा असेंबली में ये स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, बाकी स्टेटों ने मांगा है। आज उनके एमपी रोहला कह रहे हैं कि डोंट ट्राई टू डाइल्यूट इट, दिस इज आर्टिकल 370, दिस इज आर्टिकल 335 ए डिमांड। हमारी पार्टी ने फैसला किया था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम सरकार में आएंगे, हम आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। तो वो कैसे कह सकते हैं कि इसमें उन्होंने 370 की डिमांड नहीं की थी। लेकिन मैं ये बात, हमारी जो प्रोटेस्ट था वो इस बात पे था कि स्पीकर साहब ने असेंबली का स्पीकर ना होते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पीकर बन के वो इलीगली, गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से वो रेजोल्यूशन लाया और उसको पास भी होने दिया। और बैठे बैठे देखिए, मैं लास्ट टाइम हम एमएलए रहे हैं, 3.5 साल हमने असेंबली में काम किया। सप्लीमेंट्री भी जो है वो आपको कई बार गवर्नमेंट करती है, एंट्रेंस में देती है आपको, बिल्कुल आपको टाइम मिलता है पढ़ने का, 0 आवर के बाद आधे घंटा होता है, उसके बाद वो सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री क्या था कि स्पीकर के बैठने के बाद मंत्री जी ने अपने हाथ में ले लिया, तब हमें वो सर्कुलेट हो रहा है। तो वी कुडंट इवन रीड द 3 पैरास जो उन्होंने लिखे थे,
उससे पहले उन्होंने बोल भी दिया और उन्होंने पास भी करा दिया। अच्छा, आपको लगता है कि अब स्टेटहुड में डिले होगा इन सारी चीजों से, जिस तरह से एक रिफ्ट आ गई एनसी और बीजेपी के बीच में, तो शायद केंद्र सरकार अब समय लेगी स्टेटहुड देने में? मुझे नहीं लगता हम्म, कि ये एक कारण बनेगा। रिफ्ट तो कोई, मुझे नहीं लगता रिफ्ट भी होनी चाहिए। हम्म, हाँ, जो काम किया है इस सरकार ने, उनको नहीं करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उससे सेंटर तो नाराज होता ही है। बिल्कुल। जब आप एक हमने पार्लियामेंट में और हमने इसमें पास किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई हुई है, तब भी आप ऐसे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा तो बनता है ऊपर। लेकिन रिफ्ट नहीं इसको कह सकते। प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे देश को एक ही नज़र से देखते हैं। हम्म, तो स्टेटहुड का प्राइम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, मोदी जी ने भी कहा था, अमित शाह जी ने भी क्या कहा लगता था। है आपको कब तक स्टेटहुड वापस मिल सकती है? आप बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इसलिए आपकी बीजेपी की कोर बैठकों में भी बातचीत होती होगी, केंद्र से भी बात होती है, कब तक स्टेटहुड वापस आ जाएगा? देखिए, टाइमलाइन तो एज ए कोई पार्टी फिक्स नहीं। वर्कर मैं नहीं कह सकता कि कितना वो कब तक देंगे। लेकिन सरकार अच्छे से चले, अच्छा अच्छे काम करे। मिलिटेंसी के जो अभी पीछे इंसिडेंट हमने हुए। देखा है, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं, लोकल लोगों को निशाना बनाया है। वो थोड़े से हालात थोड़े ठीक होने के बाद मुझे लगता है मोदी साहब ने आज तक, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है वो उस पर खरे उतरे हैं। वो स्टेटहुड भी मिलेगा, देर से फिर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी स्टेटहुड लेने के लिए अच्छे काम करने होंगे, जनता को भी देखना होगा, और सेंटर की तरफ भी थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा कि जो चीज़ें वहाँ से ठीक हो गई हैं उनमें वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। जैसे ये ने 370 की बात की है, वापस लाएंगे 370, अब एक हिस्ट्री है, ख़त्म हो चुका है। उस पर अगर आप ऑन कैमरा शायद कश्मीरी कोई ना बोले, अगर हम्म, आप कैमरा से बात करें, मैं खुद बात की है, हमने सर्किट हाउस के लोगों से बात की है, सर, जो हमारा सर्किट हाउस है, जी। शिकारा वालों से बात की है। उनका ये कहना है कि आज से लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले भी इतनी शांति यहाँ नहीं थी जो आज, मतलब प्री मिलिटेंसी 90 से पहले भी यहाँ इतनी शांति नहीं थी। और इतना पैसा हमने उस समय में नहीं कमाया जितना पैसा अब हमने कमाया है पिछले 2 साल में। लगातार 2-2 ढाई-ढाई करोड़ टूरिस्ट वहाँ आ रहा है। दीपक जी, आप देखिए कितना पैसा वहाँ आ रहा है, कितना पैसा वहाँ लोग कमा रहे हैं। तो पब्लिक को जो है वो इकोनॉमिकली हमने बेटर करना है, उनके लाइफ स्टाइल को बेटर करना है। तो उसका तरीका यही है कि मिलिटेंसी खत्म हो, शांति बहाल हो, और लोगों का जो लाइफ स्टाइल और है उसके वो, बाद फिर स्टेटहुड उसके बाद मिलने में कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, और सेंटर भी इसको डिले नहीं डॉक्टर करेगा। साहब, सरकार बनी है, तकरीबन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक कश्मीर से हैं, जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और इंडिपेंडेंट को उन्होंने मंत्री बनाया है, सतीश शर्मा को। मगर हम ये देखते हैं लगातार जो जम्मू में बीजेपी के 29-28 विधायक अभी हैं, जो उनके खिलाफ बोलते हैं वो ज्यादा जम्मू वाले मंत्री बोलते हैं। क्या वो सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हों, और सतीश शर्मा जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 25 जोकर जीत के बीजेपी के आए हैं। तो इस तरह से कटाक्ष करना, आप कैसे जवाब देंगे आप इनको कि ये क्यों बीजेपी को टारगेट कर रहे देखिए, हाँ, मुझे किसी ने भेजा था आपका हैं? वो वीडियो। छोटे हैं अभी पढ़े एज में, लिखे मंत्री हैं, पढ़े पर इस लिखे तरह। भी हैं, लेकिन उम्र में छोटे हैं, अभी हाँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे छोटे भाई की तरह हैं वो। उनके फादर ने बड़े अच्छे काम किए हैं, एक नाम था मदन लाल जी का। तो इस तरह के कटाक्ष और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना एक एटलीस्ट कैबिनेट मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। तो वो खुद और एक विधायक हैं, और एक ऑनरेबल एमएलए, वो एक को उन्होंने सभी को सबको कहा है। जोकर कह के हाँ, संबोधित किया, जिसमें उनके अपने रियल चाचा भी आते हैं, चाचा भी है। श्यामलाल शर्मा जी भी आते हैं उसमें। तो मुझे नहीं लगता, मुझे, मैं उनसे मिला हूँ एक बार, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी श्रीनगर में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने रिपेंट किया होगा कि ये उनको पछतावा हुआ होगा इस बात से। एक फ्लो ऑफ कई बार उसमें हो जाता है बात में। अभी समय है उनके पास, अभी भी थोड़ा सुधार कर लें। वो मेरा छोटे भाई हैं, मैं यही कहूँगा उनको। एक बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र में एमएलए बनना और मिनिस्टर बनना। हम्म, उनके पिताजी की जो एक विरासत उनको मिली है, उसमें अच्छे से काम करें। जम्मू वालों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, यंग एक मिनिस्टर हैं। लेकिन उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मैं कहीं इतना ही ज्यादा कहूँगा। लॉयल उमर अब्दुल्ला के बनने की वजह से तो नहीं है कि ज्यादा क्लोज बताने की वजह से इंसान कई बार ऐसे बोल जाता है? देखिए, उनको मुझे लगता है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनकी ज़रूरत है, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो उनकी ज़रूरत है, चाहे सुरेंद्र चौधरी जी हैं, चाहे हमारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं, क्योंकि दे हैव 42 हम्म, एमएलएज, तो उनको नंबर के हिसाब से दे, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस नीड्स सतीश शर्मा।
सतीश शर्मा डजंट नीड नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बात उनको नहीं भूलनी चाहिए। जी, बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी अब आगे, क्योंकि ऑपोजिशन ही है, अभी आपकी सरकार बनने के चांसेस तो है नहीं, और 5 नॉमिनेटेड एमएलए भी अगर आ जाते हैं तब भी सरकार नहीं बन पाएगी। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी एज ए ऑपोजिशन अब क्या रहेगी, किस तरह से काउंटर करना है सरकार को? देखो, ये सत्ता के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ती। जी। हम लोगों के काम करने के लिए बने हैं। एमएलए सक्षम होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कराने का, हम काम करेंगे लोगों के। स्ट्रेटजी यही होगी, जनता के काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, हम सरकार के साथ हैं। जहां कहीं वो ऑफ ट्रैक जाएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। जिस तरह से शिवसेना टूट गई थी महाराष्ट्र में, ऐसा तो नहीं है कि कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटने का बीजेपी इंतजार करेगी कि हो सकता है टूट जाए तो कल को सरकार बनने के चांस आ जाए? भारतीय जनता पार्टी की कभी इस तरह की कोशिश ना कभी होगी, ना कभी करेगी। हमारी शुभकामनाएं है उमर जी को, वो एक अच्छा नंबर लेके चल रहे हैं, अच्छे से चलाएं। वो भी एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके दादा उनके पिता रहे हैं। अभी फारूक साहब हैं उनके एक गाइड है, उनके मेंटोर हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई पार्टी टूटे, चाहे बीजेपी है कोई भी पार्टी है। आई एज ए पॉलिटिकल पर्सन आई वुड नेवर लाइक कि इस तरह का कोई सरकार चलेगी डॉक्टर साहब, 5 साल लगता है पूरा? चलनी चाहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं उमर साहब। मगर कांग्रेस और एनसी में थोड़ी थोड़ी रिफ्ट आनी शुरू हो गई है बयानबाजी में। देखिए, कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी रहती है, कांग्रेस की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं हमेशा जम्मू के विरुद्ध भी रही है, भारत के भी विरुद्ध ही रही है, हमेशा अगेंस्ट रही है। जब वहां पे वॉइस वोट में पूरे एक शोर में क्योस में जब स्पीकर ने वोटिंग कराई तो कांग्रेस के एमएलए सबसे पहले थे जिन्होंने हाथ उठा के कहा था कि हाँ, दे वर इन फेवर ऑफ दैट रेजोल्यूशन। आज जब उनको कहीं ना कहीं बाहर स्टेट में चुनाव में नुकसान दिख रहा है तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो आके कह रहे हैं नहीं, इट वाज नॉट आर्टिकल 370। तो दोगली बातें करने से ये काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है देश के लिए काम करना चाहिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, एंड यू शुड बी ट्रू टू योर पीपल। एक आखिरी सवाल बस डॉक्टर साहब, बीजेपी के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, सत शर्मा जी को वापस अध्यक्ष बना दिया गया है। पहले भी वो अध्यक्ष रहे हैं और आपने उनके साथ काम भी किया है, पहले भी आप क्योंकि जनरल सेक्रेटरी भी हैं। अध्यक्ष बदलने का फैसला जो लिया गया, क्या रविंदर रैना जी की हार के कारण लिया गया या वैसे ही बदलना था, और क्या आप बाकी बॉडी के मेंबर भी चेंज होंगे? जी, हमारी हर 3 साल के बाद एक प्रक्रिया होती है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन में उसके बाद हर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नीचे तक बदलते हैं। लेकिन पिछले लगभग 6.5 साल से अरविंद रैना जी ने कंटिन्यू किया है, लेकिन उन्होंने अपने काम की वजह से, आप देखिए आज उनके कितना हाईएस्ट स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया है अरविंद रैना जी ने, कि आज जम्मू कश्मीर का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां उन्होंने प्रवास नहीं किया, टूरिंग नहीं की, और हर मुद्दे के लिए वो बोलते हैं, बात करते हैं। तो उनको उस काम की वजह से उनको रिपीट किया गया। लेकिन 2 टर्नों से ज़्यादा बीजेपी में प्रथा नहीं है तीसरी बार अध्यक्ष को रखने की। अब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, लगभग सभी स्टेट्स के जो हेड हैं अध्यक्ष हैं वो बदले जा चुके हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर का एक हमारा था पेंडिंग अभी, तो अभी कुछ समय पहले साथी जी को बनाया है, उनको फिर से मौका दिया गया है। सीनियर लीडर हैं हमारे, इस बार चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, तो उनको ये जिम्मेवारी दी है पार्टी को चलाने की। आने वाले समय में नीचे जो बॉडी है स्टेट की वो भी बनेगी। हमारे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी हेड्स हैं वो चेंज होते हैं, उनकी टीमें चेंज होती हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी दोबारा आप बॉडी में रहें, स्ट्रांग पोजीशन पे रहें, और एज ए एमएलए रामगढ़ भी अच्छे से काम करते रहे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे बीजेपी के जम्मू कश्मीर के महासचिव और रामगढ़ से विधायक डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल, जिनका कहना है कि उम्मीद करते हैं कि उमर अब्दुल्ला अच्छा काम करेंगे, केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे ताकि स्टेटहुड वापस आने में राह जो है आसान हो। और साथ ही साथ नसीहत भी दी है युवा मंत्री सतीश शर्मा जी को कि अपनी विरासत को लेके आगे चलें, कोशिश करें कि कटाक्ष जो है वो बिलो द बेल्ट ना हो, और बीजेपी ऑपोजिशन का रोल निभाती रहेगी, कोशिश नहीं करेगी कोई दूसरी पार्टी तोड़ के सरकार बनाई जाए। तो आज के इस इंटरव्यू में इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।